हेलो एवरीवन। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान अध्याय 10 का ये आज भाग 4 है, जिसमें हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। और इसके लिए हम प्रकाश परावर्तन से संबंधित जो नियम हैं उनके बारे में पहले ही जान चुके हैं। अब अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर के बारे में थोड़ा सा स्मरण करें तो आप पता चलेगा कि आपने अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है वह पहले ही समझाया जा चुका है। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां होती हैं, और वो 6 स्थितियां किस पर निर्भर करती हैं कि दर्पण से अवतल दर्पण से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है और वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है और उसका जो है प्रतिबिंब किस प्रकार बन रहा है। उसकी दूरी के आधार पर हम किरण आरेखों द्वारा अनुमान कर सकते हैं कि ये प्रतिबिंब किस प्रकार होगा, छोटा होगा और वास्तविक वस्तु की तुलना में वो उल्टा होगा या कि सीधा होगा, उसका आकार वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटा होगा या बड़ा होगा इत्यादि। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम एक एक करके जितनी भी प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति है अवतल दर्पण से संबंधित उनको बारे में जानते हैं। आइए आरंभ करते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की यह पहली स्थिति होती है, जिसमें जब वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो, अनंत पे हो। तो मान लीजिए कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि कोई वस्तु AB है। AB के ऊपरी सिर जहाँ पे A लिखा हुआ है, कैपिटल A, वहाँ से एक प्रकाश की किरण प्रस्फुटित होती है और वो अवतल दर्पण पर गिरती है। परावर्तन नियम के अनुसार अगर किसी अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसी प्रकार बिंदु B, जो वस्तु का सबसे निम्नतम निचला सिरा है, वहाँ से एक किरण प्रस्फुटित होकर अवतल दर्पण पर गिरती है और परावर्तित होकर मुख्य फोकस से चली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परावर्तित किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित या काटती हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण उसी स्थान पर होगा जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करती हैं। तो पहली स्थिति में जब वस्तु की स्थिति दर्पण के सापेक्ष, या यूं कहें जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के सापेक्ष अनंत पर है, तो किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटती हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? मुख्य फोकस पर निर्माण होगा। दूसरी वस्तु, आप ध्यान दें कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार का बहुत सूक्ष्म होगा, बिंदु के समान होगा। तो ये कह सकते हैं प्रतिबिंब का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। यह वास्तविक क्यों होगा? क्योंकि आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करें कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि जब वास्तविक परावर्तित किरणें एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और जब आभासी परावर्तित किरणें एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करती हैं तो आभासी प्रतिबिंब का या काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देखिए, जो भी किरणें हैं वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। चूँकि ये किरणें वास्तविक हैं इसलिए हमारा प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और जब हम प्रतिबिंब के बारे में बता रहे थे तब हमने बताया था कि जब वास्तविक प्रतिबिंब जब कभी भी वास्तविक किरणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है तब वह प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। तो यहाँ भी पहली स्थिति में जो हमारा
प्रतिबिंब है वो वास्तविक किरणों द्वारा निर्मित है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। तो इस प्रकार प्रतिबिंब में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की यह पहली स्थिति थी। मैं बस एक पुनरावृत्ति के लिए कि आपके माइंड में ये चीज़ पुनः आ जाए, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये अवतल दर्पण है जिसका बाहरी भाग जिस तरफ P लिखा हुआ है, कैपिटल P, उस भाग पे लेपन हुआ है और अंदर की तरफ का भाग परावर्तक पृष्ठ है, और जहाँ F लिखा है वो मुख्य फोकस है और C जो लिखा है वो वक्रता केंद्र है। और ये जो मुख्य अक्ष जिस पे C, F और P बिंदु उपस्थित हैं इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये मुख्य अक्ष जिस बिंदु पे दर्पण को काटता है उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। और MN जो होता है वो अवतल दर्पण का द्वारक होता है। तो यह चीज़ अगर आपको समझ में है तो हम आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की यह दूसरी स्थिति है जिसमें वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, वक्रता केंद्र के पार। तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं एक नीले रंग की वस्तु AB है जिसकी स्थिति वक्रता केंद्र C से बहुत दूरी पर है, वक्रता केंद्र C से बहुत दूरी पर है। अब इस वस्तु के शीर्ष भाग से एक किरण केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण पर पड़ती है और परावर्तित होकर उसी मार्ग पे वापस चली जाती है। ये परावर्तन का दूसरा नियम था जब हमने बताया था कि किसी अवतल दर्पण पर कोई किरण अगर केंद्र से होकर आएगी तो उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। तो यह जो आरेख, किरण आरेख बने हैं, आप इनसे जो पीछे आपने अध्ययन किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपका स्मरण हो जाएगा। तो परावर्तन का दूसरा नियम, जब भी कोई किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो उसी मार्ग पे वापस हो जाती है। तो बिंदु A से वस्तु AB के जो ऊपरी बिंदु है A से, वहाँ पे एक किरण प्रस्फुटित होती है और वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण पर पड़ती है। परावर्तन के नियमानुसार यह उसी मार्ग से वापस चली जाती है। दूसरी किरण मान लीजिए कि वस्तु AB के शीर्ष भाग से प्रस्फुटित होकर दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये ऑरेंज वाली जो लाइन है वो कहाँ से होकर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर टकराती है और मुख्य फोकस से होते हुए पहली वाली परावर्तित रेखा को काटती है। इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, F तथा C के मध्य, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अगर कंक्लूजन में हमको कहना हो तो हम कह सकते हैं जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से काफ़ी दूर हो, परे हो वक्रता केंद्र से, तो प्रतिबिंब का निर्माण सदैव F और C के बीच होगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। अब जब तो स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, पहला बिंदु तो स्पष्ट है कि C तथा F के मध्य होगा। दूसरी वस्तु, अगर आप वस्तु AB की तुलना करें किससे, जो प्रतिबिंब बना है BA, C तथा F के बीच, ध्यान दीजिए ये BA जो प्रतिबिंब बना है इसकी तुलना आप AB से करिए तो देखिए ये BA प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक परावर्तित किरणों द्वारा निर्मित हो रहा है। तो ये आपका दूसरी स्थिति हो गई, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की यह दूसरी स्थिति है और उल्टा है क्योंकि ये वास्तविक किरणों द्वारा निर्मित हो रहा है, वास्तविक है क्योंकि वास्तविक किरणों द्वारा निर्मित हो रहा है। तब आगे चलते हैं तीसरी स्थिति पे। अब मान लीजिए आपका वस्तु AB कहाँ पे है, वक्रता केंद्र C पर उसकी स्थिति है। अब इसके लिए देखिए परावर्तन का पहला नियम कि कोई किरण जो इसके शीर्ष से प्रस्फुटित होकर अवतल दर्पण पर पड़ती है,
परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण मान लीजिए उसके शीर्ष से प्रस्फुटित होकर मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। दोनों किरणों का प्रच्छेदन जहां A' लिखा हुआ है वहां हो रहा है। इस प्रकार यह जो प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है यह वास्तविक किरणों द्वारा हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? सीधे वक्रता केंद्र के नीचे। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे होगा? वहीं पे होगा, C पर, मतलब वक्रता केंद्र के सामने ही होगा। दूसरा, अब वस्तु AB और B प्राइम A प्राइम की वस्तु जो इसका प्रतिबिंब है नीचे, जिसमें A' B' लिखा हुआ है, उन दोनों के आकार की तुलना कीजिए। उन दोनों के आकार की तुलना करने पर आप ये पाएंगे कि दोनों का आकार लगभग समान है। अब फिर परावर्तन का वही नियम जो प्रतिबिंब के बारे में आपने पढ़ा था, जब भी वास्तविक परावर्तित रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? वास्तविक। और वास्तविक परावर्तित रेखाओं द्वारा हमेशा सदैव उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तब यह इस तीसरी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष कितना होगा? समान होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा। यह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का चौथी स्थिति है, जिसमें वस्तु की स्थिति कहाँ है? C तथा F। C हमारा वक्रता केंद्र है और F क्या है? मुख्य फोकस। इसके शीर्ष से एक रेखा नीले रंग की अवतल दर्पण पर पड़ती है और परावर्तित होकर, क्योंकि जो शीर्ष से एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ रही है, वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी रेखा वस्तु के शीर्ष से होते हुए वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु के शीर्ष से होते हुए दर्पण पर पड़ती है और उसी मार्ग से वापस आ जाती है। अब आप स्थिति की गणना करें तो नीचे ये दोनों परावर्तित रेखाएं A' बिंदु पर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करती हैं। इस कारण जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहाँ होगा? C के बाद होगा। दूसरी वस्तु, प्रतिबिंब की तुलना अगर आप वस्तु के सापेक्ष करें तो आप पाएंगे प्रतिबिंब A' B' एक तो उल्टा है प्रकृति में। अब चूँकि प्राकृतिक रेखा वास्तविक परावर्तित किरणों द्वारा निर्मित है, तब यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरी वस्तु AB की तुलना में A' B' जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह आकार में बड़ा है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब के बारे में हम कह सकते हैं कि जब वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो? C तथा F के मध्य हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C के बाद बनेगा। और प्रतिबिंब आकार में क्या होगा? बड़ा होगा। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अगली जो स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की, वह है जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो? F पर, मुख्य फोकस पर। तो इसका परावर्तन निम्नवत नियमों द्वारा होगा और वस्तु जो प्रतिबिंब पर निर्मित होगा वो अनंत पर होगा। अब मान लीजिए ये नीली जो वस्तु है जो बिंदु F पर खड़ी है, इसके शीर्ष से एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ती है। नियमानुसार परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरेगी और मुख्य फोकस से होते हुए नीचे की तरफ चली गई। दूसरी रेखा वक्रता केंद्र C से होते हुए और वस्तु के शीर्ष को स्पर्श करते हुए अवतल दर्पण पर पड़ती है। तो कोई भी रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, परावर्तित होकर उसी वक्रता केंद्र से चली जाएगी, उसी मार्ग से। अब अगर आप ध्यान दें तो परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे का प्रतिच्छेदन कहीं नहीं कर रही हैं, और आप तुलना करिए कि दोनों परावर्तित किरणों के मध्य जो दूरी है वो अवतल दर्पण के पास सबसे कम है, और जैसे जैसे परावर्तित होकर ये आगे बढ़ती जाती हैं अनंत की तरफ,
इनके मध्य उपस्थित दूरी बढ़ती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होगा। वह अनंत पर होगा, इसका अर्थ ये है कि ये रेखाएं कहीं नहीं मिलती। अब तो हम प्रतिबिंब के बारे में थोड़ी सी गणना करते हैं कि पहला बिंदु ये है कि जब वस्तु की स्थिति F पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। पहली चीज़ तो इसकी स्थिति है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर होगी, अनंत पर। आकार की बात करें तो वस्तु के सापेक्ष जब ये लाइन अनंत की तरफ बढ़ती है तो इनके मध्य की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या होगा? अत्यधिक विवर्धित। विवर्धित का अर्थ होता है उस वस्तु के सापेक्ष इस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। दूसरा, ये जो भी प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है अनंत पर, वो वास्तविक रेखाओं द्वारा निर्मित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और चूंकि वास्तविक रेखाओं द्वारा उनके प्रतिच्छेदन से बनेगा जहाँ भी अनंत पे, तो प्रकृति क्या होगी? उल्टी होगी। किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की ये आखिरी एवं अंतिम स्थिति है। और इस स्थिति में वस्तु की जो स्थिति होती है वो अवतल दर्पण के समक्ष मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य होती है। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य इसकी स्थिति है। परावर्तन की पहली किरण वक्रता केंद्र C से और वस्तु के शीर्ष से होते हुए दर्पण से टकराती है और पुनः इसी मार्ग से वापस आ जाती है। दूसरी किरण के बारे में अगर ध्यान दें तो वस्तु के शीर्ष से एक ऑरेंज कलर की रेखा प्रस्फुटित हुई और वो अवतल दर्पण से टकराई। अब यह मुख्य अक्ष से जो रेखा निकली है, मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाएगी परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाएगी और ये ऑरेंज कलर की रेखा के रूप में परावर्तित होकर निकल जाएगी। अब ये जो परावर्तित किरणें हैं वास्तविक अवतल दर्पण की बाईं तरफ नीले और ऑरेंज रंग में, इन दोनों के मध्य की दूरी जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो मतलब ये एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं कर रही हैं अनंत की तरफ। लेकिन अगर हम इन वस्तुओं का ये जो रेखाएं हैं जो अवतल दर्पण पर पड़ रही हैं, इनको दर्पण के पीछे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जैसे डॉट 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 रंग की नीली लाइन है, डॉट डॉट में नीले रंग की लाइन है, उसी तरह से ऑरेंज में ऑरेंज वाली लाइन भी डॉट डॉट है। इन रेखाओं को हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं और ये दर्पण के पीछे एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करती हैं। ऐसी कोई वास्तविक रेखा होती नहीं है जो दर्पण के पीछे एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करे, लेकिन हमने कल्पना की है इसलिए हम इनको काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो दर्पण का निर्माण प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? विवर्धित। मतलब वस्तु जो दर्पण के सम्मुख वस्तु है उसके सापेक्ष जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है? बड़ा है। तीसरा पॉइंट कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो उसके बारे में देखिए। चूँकि यह प्रतिबिंब आभासी किरणों द्वारा निर्मित है, तो आभासी किरणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा होता है। और आभासी मतलब काल्पनिक है, इसमें ऐसी कोई रेखा नहीं है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी और सीधा। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने यह सीखा कि किसी भी अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण किया जा सकता है, जिनकी स्थिति, प्रकृति और आकार जिनकी स्थिति, प्रकृति और आकार उस वस्तु की अवतल दर्पण के सम्मुख दूरी पर निर्भर करती है। तो उस दूरी के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा
वह किस प्रकार होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उसी वीडियो लेक्चर में हम उनसे संबंधित परावर्तन के नियम तथा प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ेंगे। इनके उपयोग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।